cost efficient base क्या to stay healthy and nourished? अगर हम लोग ये जान लें कि हर फल के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और अपना इस्तेमाल उसके मुताबिक स्टार्ट कर दें। नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये वो इमोशंस हैं जो कि आर्थराइटिस और उससे रिलेटेड बीमारियों के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। आंतों का कैंसर की एक बड़ी वजह बीफ है और रात को मीट खाकर सोना ऐसे है कि आप जहर खाकर सोया। फिजिशियंस को टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसको पढ़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मिस डायग्नोसिस के अंदर सबसे बड़े कसूरवार फिजिशियंस हैं। Cost efficient base क्या to stay healthy and nourished? आपकी रोज़मर्रा खुराक तो आती है। अब हम लोग फल भी आम बहुत खाते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये जान लें कि हर फल के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स हैं और अपना इस्तेमाल उसके मुताबिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे इसमें जो हमारी रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, मुझे खुद भी पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, पिछला पूरा साल मैंने हर खुराक के अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस तरह वो कैंसर के लिए हम प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं यूज़, प्रिवेंशन में कोई रिस्क कम करने के लिए। तो मुझे पता चला नॉर्मल जो टमाटर खाते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन है जिसको हम यूसीन कहा जाता है, वो कैंसर के रिस्क को कम करती है और ये स्टडीज अप्रूव्ड है। इसी तरह करेला, कहने को तो कड़वा है, हमसे खाया नहीं जाता, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। कड़वा दिए और मुंह चढ़ा दिए, कहा जाता। तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसी तरह अगर आप पोटैटो, आलू जिसको कहते हैं, वो भी। इसी तरह अगर आप अदरक है, लहसुन है, इनके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी साइंस का ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं और मैंने लास्ट एपिसोड में भी एक्सप्लेन किया था अपने व्यूअर्स को कि किस तरीके से इन्फ्लेमेशन और कैंसर को बढ़ाती है और कैसे ये खुराक जो इनके अंदर वो केमिकल्स हैं या वो प्रोटीन्स हैं जो उन इवेंट्स को कम करते हैं, तो कैंसर का रिस्क उससे कम हो जाता है। अब अदरक का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें तो ज़ाहिर है वो भी फिर खतरनाक होगा, लेकिन जो आप हांडी बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा पीस काट कर डालें, भूनें और उस हांडी को इस्तेमाल करें। अब अदरक तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। और अगर आपकी रोज़मर्रा की उसमें इसी तरह हल्दी, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं डाइट में। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, वो है कि समटाइम्स हम लोग अपनी खुराक में एक मेजर हिस्सा गंदम का रखते हैं। गंदम के अंदर एनर्जी तो है, लेकिन गंदम के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हैं जितना ये हम लोग समझते हैं और हम पेट भरने के लिए खाते भी बहुत, उसके बाद 4-4 रोटियाँ भी, आई हैव ऑब्जर्व्ड पीपल माशाल्लाह, बट स्टिल। सो उसमें सालन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो सब्ज़ी पकी है या ये, ताकि आप उसके बेनिफिट्स को ज़्यादा हार्वेस्ट कर सकें। इसी तरह फल, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अब फल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि एक तबका उसको अफोर्ड ही नहीं कर सक रहा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है कि ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ और उसमें आती है कि वो उसके ऊपर कोई सब्सिडी लगाई ताकि नॉर्मल पने से सेब है या केला है वो खा सके और इनके भी बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी फूड ही की चीज़ को हम आगे लेकर चलते, क्योंकि हमारे मुआशरे में आपने देखा कि लोग अब फास्ट फूड, बर्गर, ठीक है, बारबेक्यूज, तो किस तरीके से हम अपने आप को इसमें से निकाल सकते हैं और कैसे निकाल? क्योंकि वंस इन अ वाइल अगर आप बर्गर या ऐसा कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपकी बॉडी उसको फाइट ऑफ कर सकती है, लेकिन अगर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का ही वो हिस्सा है तो फिर वो ख़तरनाक है। इसमें एक चीज़ और है कि जो हम लोग मटन और बीफ का इस्तेमाल करते हैं ये बहुत खतरनाक है। ठीक है। और बीफ, जो लोग ये तो स्टडीज़ में भी बताया गया कि जिन लोग बीफ का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं उनमें कोलर कैंसर का 90% रिस्क इंक्रीज होता है।
और एक सर्वे पब्लिश हुआ था, उसमें बीफ है सर। और अभी रिसेंटली मैं एक टेड टॉक सुन रही थी और उससे मुझे एक शी वेरी प्रोनाउंस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट, और वो बता रही थी कि हम लोगों का एक कल्चर है, रात को बारबेक्यू करते हैं और रात को मीट खाकर सोना ऐसे है कि आप जहर खाकर सोए हैं। और ये तो हमारा एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जब भी हमने वीकेंड्स पे रिलैक्स करना होता है, वी डू बारबेक्यू एट नाइट्स। तो रात के उसमें आपका मीट डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, और इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिससे आपके डिफरेंट कैंसर्स के चांसेस और रिस्क इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बात को लेके चलूँगा तो, और ये डॉक्टर साहब वाला ये कह रहे हैं कि कोशिश करें कि रात के वक़्त आप बीफ, मटन और इस तरह की चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो इट विल क्रिएट इश्यू फॉर यू सर। ऐसा ही? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब यहाँ मैं एक और चीज़ बताऊँ कि जब हम कभी, अभी तो हमने सारी कन्वर्सेशन खुराक पर रखी, लेकिन व्हेन वी से ना बैलेंस्ड लाइफ, तो बैलेंस्ड लाइफ में सिर्फ खुराक नहीं आती, उसमें आपकी रोजमर्रा रूटीन क्या है, आप कितना फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। जब मैं बैलेंस डाइट कह रही हूँ तो उसमें इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप गोश्त की जिंदगी से निकाल ही दे। गोश्त के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक मुतदल मिकदार में आप उसको खाएं। और अगर आपका बर्गर खाने का दिल है तो ज़रूर खाएं, रुके नहीं, लेकिन बर्गर खाने के साथ साथ अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज भी लेकर आएं। वॉक करें डेली 40 मिनट या 1 घंटा, ताकि अगर आप ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट इंजॉय करें, ना कि आप एक सख्त और कैदियों वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा-सा मज़ीद इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि नेगेटिविटी कैंसर को के चांसेस को कैसे इंक्रीज़ करती है? इस हवाले से भी थोड़ा-सा बताइए। वैसे साइंस में इसको स्यूडो साइंस में कंसीडर किया जाता है, बट ए वेरी प्रोनाउंस साइंटिस्ट, उनका काम है आर्थराइटिस और बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस के ऊपर। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो होती हैं जिसमें आपका अपना जिस्म का इम्यून सिस्टम आपके सेल्स को, आपके बॉडी को अटैक करते हैं, खाना शुरू कर देता है, ठीक है। आर्थराइटिस उसमें से एक है। और उसने अपनी स्टडीज के थ्रू ये प्रूव किया कि नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेसफुल लाइफ, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये वो इमोशंस हैं जो कि आर्थराइटिस और उससे रिलेटेड बीमारियों के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। अब इसी को जब लोगों ने फर्दर कैंसर के ऊपर सर्च करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि इन सब के अंदर एक हार्मोन है जो इन सब इमोशंस में हमारे अंदर हाई हो जाते हैं, उसको कहते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जब किसी इंसान को स्ट्रेस होता है उसमें उसका मिकदार ज़्यादा होता है, और ये कोर्टिसोल हर कैंसर पेशेंट के अंदर हाई रिपोर्ट हुआ। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तो बड़ा माइलर लेक है, लेकिन आपकी नेगेटिव थिंकिंग किस तरीके से आपके कैंसर के रिस्क को बढ़ा रही। ओके, ठीक है। कोई भी इंसान इस चीज़ में मुब्तला है, तो जो फिज़िशियन है, जो हेल्थ केयर वर्कर है, वो जो अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि लोग फ़ॉलो-अप्स नहीं करते, उसके ऊपर नहीं चाहते, तो उसके रोल के हवाले से बताइए कि वो किस तरह से आपकी एंग्ज़ायटी और फ़ियर एक कैंसर के पेशेंट को कि वो ख़त्म करता है? फिजिशियन की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिशियन का काम सिर्फ बीमारी डिटेक्ट करना नहीं है, उसका साइकोलॉजिकली अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को काम डाउन करना भी है। यहाँ पर पाकिस्तान में मैं फिजिशियंस को भी कसूरवार नहीं कहूँगी, वो इतने ओवरबर्डन्ड हैं और वो भी इंसान हैं कि उनसे भी वो स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि एक-एक डॉक्टर के पास इतना-इतना पेशेंट आ रहा है एक-एक दिन के अंदर कि आपके प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं ये भी कहूँगी कि हम लोगों को देखना चाहिए कि उनको भी ईज़ आउट किस तरह दें, क्योंकि उनका जॉब बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब अगर एक फिजिशियन है, अ, उसके पास एक बीमार इंसान आया है और उसने उसको मेंटली सैटिस्फाई कर दिया ना, 40% तो वो वहीं बड़ी ठीक हो गया। ओके, लेकिन अगर उसका रवैया सख्त था, तो वो पेशेंट इतना बीमार नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा बीमार महसूस करना शुरू कर देगा। फिजिशियन ट्रेनिंग, उनका बोलचाल, उनकी कम्युनिकेशन, ये एमबीबीएस के कोर्स में शामिल होनी चाहिए और उनके ट्रेनिंग का पार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा
फिजिशियंस को टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसको पढ़ने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मिस डायग्नोसिस के अंदर सबसे बड़े कसूरवार फिजिशियंस है। क्योंकि ठीक है, सम टाइम आपका चैलेंजिंग शोबा है एंड हम अंडरस्टैंड करते हैं कि समटाइम्स ऐसे आपके पास केसेस आते हैं कि आपको खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन पढ़ाई और दूसरे डॉक्टर के साथ मशवरा इज़ द ओनली थिंग कि आप मिस डायग्नोसिस के इंसिडेंट्स को कम से कम कर सकते हैं।